हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें नॉन मेडिकल का फिजिक्स पोर्शन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात बताऊं आपको तो जो फिजिक्स का जो पोर्शन आया है लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ था उससे बहुत ही ज्यादा इजी देखने को मिला है। ठीक है, कोर्स में से बहुत सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम आई हैं, सेम क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका एचपी टेट नवंबर में जो 2025 में आपका 9 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फिजिक्स का पार्ट करेंगे हम, नॉन मेडिकल का ये पार्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या चीज आपको गिवन थी? इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। इसमें आपसे a b c का वैल्यू और साथ में पूछा गया कि वो कौन सी क्वांटिटी होगी जिसमें a b c का वैल्यू ये पर्टिकुलर टाइप का आपका आने वाला है। तो इसमें जो आंसर आया था ये आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। इसको हम किस तरह से सॉल्व करें? देखो, जो प्रेशर हमारे पास होता है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारे पास सिर्फ डायमेंशन आपको निकालनी थी इन सब क्वांटिटीज की। तो यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी इट विल बी ml-1 t-2। अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करूँ तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, b का वैल्यू आ रहा है आपका -1 और c का वैल्यू आ रहा है आपका -2। तो ये जस्ट वैल्यूज हमारे पास देखे जाए तो हमारे पास कंपेयर अगर आप करोगे तो प्रेशर और ये वैल्यूज हमारे पास करेक्टली मैच हो रही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दी पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम x। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे x है वो टाइम डिपेंडेंट आपको गिवन है, इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। दी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम। जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो 0 किस टाइम पे होगा? तो हमें क्या करना था? x इज इक्वल टू आपका a t² माइनस ऑफ b t³। इसको आपने पहले एक बार डेरिवेट करना है, एक्सेलरेशन तक आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला? वेलोसिटी निकाला। तो कितना आ जाएगा ये? 280 माइनस ऑफ 3b t²। एक बार फिर से हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 2a और इधर आएगा हमारे पास यहाँ पे 6bt। इसको हमने जीरो के इक्विवेलेंट पुट करना है क्योंकि एक्सेलरेशन आपने जीरो पुट करना है। तो हम इससे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2a इज इक्वल्स टू आपका 6bt। यहां से अगर आप सॉल्व करो तो t इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 2a बाय 6b। कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका a अपॉन 3b। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे करेक्टली कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे आपने इस क्वेश्चन को करना था। बिल्कुल सिंपल मेथड बेस्ड ये क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। सिंपल सी बात है कि आपने सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी बतानी है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है। हीट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास आपका एक तरह से स्केलर होता है, डिस्टेंस भी स्केलर होता है, एनर्जी और हीट दोनों बात सेम हो गई। तो आंसर आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी आप ऐसे कुछ लिखते हो। तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। जो आंसर यहां पे बनेगा आपका, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड? ठीक है, इसमें ना हमारे पास क्वेश्चन में आपको दो चीज गिवन थी। एक तो आपको वेट गिवन है, तो वेट हमारे पास आप किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हो? 9.8 न्यूटन के। उसके अलावा हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं क्योंकि हमें mg का वैल्यू पता होता है। अब इसमें g का वैल्यू आप 9.8 यूज कर लो। तो हमारे पास यहाँ पे mg को अगर मैं 9.8 न्यूटन के इक्विवेलेंट लिखता हूँ, यहाँ से अगर मैं मास निकालूँ तो मास कितना आएगा? 9.8 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो? kg, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे g का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कट कर दो, यूनिट्स भी कट कर दो, वैल्यूज कट कर दो। तो यहाँ पे 1 kg आ जाएगा मास। मास हमने निकाल लिया। अब फिर से सेम पार्ट हमने यूज करना है। हमने अब एक्सेलरेशन निकालना, तो F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा F बाय एम। और जो फोर्स आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है ये 5 न्यूटन आपको गिवन है आई थिंक। और नीचे मास आ जाएगा आपका 1 kg। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी में जो आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पे आपको दो वेक्टर गिवन है। एक हमारे पास यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर
4 आई कैप माइनस 4j प्लस आपका ए के। अब इसमें जो ये ए मिसिंग है इसको आपने फाइंड आउट करना है, और आपको ये दो वेक्टर्स कैसे गिवन है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इन दो वेक्टर का वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं इनको ए और बी से डिनोट करता हूं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो। तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप का डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है किसके साथ, 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस ए के कैप इज इक्वल्स टू आपका जीरो। अब आई से आई वाला टर्म आप मल्टीप्लाई कर दो तो 4, दूसरा टर्म में आपका क्या आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 12 और प्लस आपका 8a इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो 8a यहाँ से आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस ऑफ 8 वेट, यहाँ पे माइनस ऑफ 12 है और ये आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये माइनस ऑफ 8 बन रहा है, ये माइनस ऑफ 8 बन रहा है। वेट चेक कर लेते हैं इसको, एक मिनट। माइनस ऑफ 8 बन रहा है तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 8, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर इससे हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास वैल्यू कुछ हमने गलत तो नहीं लिखी, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, अच्छा 2 इंटू 4 हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो टर्म आएगा ये 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये 8 आएगा, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये 8 आना है। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 4 और ये आएगा प्लस ऑफ 8a इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो a इज इक्वल्स टू आपका 4/8 बनेगा, दैट इज 1/2। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। यहाँ जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 12 यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो ये इस तरीके से आपका सोल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास स्मॉल m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। लीनियर मोमेंटम का रेशियो बनाना है तो हमारे पास सबसे पहले आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आपका p²/2m। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर मैं यहाँ पे p को निकालना चाहूं तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ m के प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, आप इसको प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m बोल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा इस कंडीशन से फॉर्मूला बनेगा आपका p1/p2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आपका m1/m2। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब पहले वाला मास स्मॉल m है, दूसरे वाला मास आपका 4m है, मास से मास कट, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कितना आ जाएगा आंसर आपका 1/2। तो 1/2 इज द आंसर। तो ये 1:2 जो दिख रहा है आपको ये आंसर में आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, एक बॉडी है जो प्लेन में रोटेट कर रही है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड हम बात करें तो ये एक प्लेन है जिसमें हमारे पास ये हो जाएगा इसका रेडियस वेक्टर ऐसा कुछ, और जो मोमेंटम आएगा वो इसके एक तरह से ऐसे आएगा टेंजेंट की तरह, ठीक है। इसको हम टेंजेंट की तरह बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास यहाँ पे आर, और ये हमने टेंजेंट की तरह बना दिया ये। अब जो यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम आना है वो आएगा इसके परपेंडिकुलर, जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो इस डायरेक्शन में हम एंगुलर मोमेंटम को लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आएगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द आंसर। ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 1%, अगर हमारे पास अर्थ का रेडियस 1% श्रिंक कर जाता है मतलब कम हो जाता है, एंड इट्स मास रिमेन द सेम, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विल बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो g का वैल्यू कितना आता है आपका gm/r²। हमें यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है कि जो g है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन मैच करके देखें, देखो अगर r डिक्रीज करता है तो g का वैल्यू बढ़ना चाहिए। सिर्फ इतना हम ऑर्डर अगर देखें तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है, इतने से ही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज आएगा। अगर आप रेडियस को श्रिंक कर रहे हो, मास हमारे पास सेम है,
मास सेम होता है तो जी भी सेम होगा, जी तो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आर को डिक्रीज करने से हमारे पास जी इंक्रीज कर जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग अ मेटल सरफेस विल फील कोल्डर टू टच देन अ वुडन सरफेस बिकॉज। देखो हमारे पास जब आप कभी भी एक कोल्ड मॉर्निंग में, मतलब विंटर्स में, अगर आप एक मेटल बॉडी को टच करते हो, ठीक है, जो ओपन में था या फिर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास कहीं पे भी अगर आप एक मेटल बॉडी को टच करते हो तो वो आपको थोड़ी ज्यादा ठंडी फील होती है, किसके रेस्पेक्ट में, वुडन सब्सटेंस या फिर वुडन सरफेस के रेस्पेक्ट में। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि मेटल हमारे पास ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रखता है। इसका ऑप्शन ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है मेटल की, इसलिए हमारे पास वहां पे आपको कोल्ड मॉर्निंग में जो मेटल सरफेस होगा वो ज्यादा ठंडा फील होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q, U and W denote heat added change in internal energy and work done respectively in a closed cycle process। देखो अगर क्लोज साइकिल प्रोसेस बोला गया है तो हमारे पास यहाँ पे आपको इन तीनों के बारे में बताना था, ठीक है, बट हमारे पास ऑप्शन में एक ही आएगा इनमें से कोई, ठीक है। तो क्लोज साइकिल में अगर हमारे पास देखा जाए, अगर क्लोज सिस्टम है, हमारे पास क्लोज सिस्टम है, फिर क्लोज्ड साइकिल प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है इट विल बी जीरो। क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है, हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी है ये हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो इनिशियल फाइनल सेम हो जाएंगे साइक्लिक प्रोसेस में। अगर आप एक क्लोज साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हो तो उसमें इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो होगी हमारे पास ये आपकी जीरो हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक ऑफ अ कार्नोट इंजन आर 400 केल्विन एंड 300 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी इज। अब एफिशिएंसी निकालनी तो ईटा इज इक्वल टू क्या करोगे आप यहाँ पे 1 माइनस T2/T1, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे टेम्परेचर पुट करने, तो जो हमारे पास यहाँ पे T2 गिवन है, हमें 300 गिवन है, और T1 आपका 400 है, मतलब ये सोर्स का टेम्परेचर है, दूसरे वाला जो टेम्परेचर है ये सिंक का टेम्परेचर है। अब यहां से अगर हम सोल्व करें, जीरो से जीरो कट कर देते हैं तो ये आएगा आपका 1/4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.25। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो परसेंटेज में आ जाएगा, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25% इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 25%, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2%। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 2% इंक्रीज किया जाए देन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अगर टाइम पीरियड में हम चेंज देख रहे हैं तो डेल्टा T/T, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 डेल्टा L/L। जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ का चेंज बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1/2 आ जाएगा, और कितना लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2%। तो यहां से अगर आप वैल्यू को कट करते हो तो यहाँ पे टाइम में कितना परसेंटेज का चेंज हो रहा है, 1% का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, 1% का इंक्रीज देखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो तो जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है, तो बढ़ेगा तो है ही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है, वेवलेंथ आपने निकालनी है, तो वेवलेंथ के लिए आप कौन सा फैक्टर देखते हो, ये वाला फैक्टर जिसको हम बोलते हैं kx। अब यहां से कंपेयर करोगे तो k कितना आ रहा है, यहां से k आ रहा है 62.8, और k को हम कितना लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा इज इक्वल टू आपका 62.8 चल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इन डिवाइडेड बाय आपका 62.8। 3.4 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा, नीचे 20 आ जाएगा, तो 1/10 आप इसको लिख सकते हो फिर, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.1 मीटर। और ऑप्शंस में हमारे पास 0.1 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो 0.1 यूनिट इज द आंसर, 0.1 यूनिट हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट है, इफ अ वॉच विद वाउंड स्प्रिंग इज टेकन ऑन द मून। अगर हमारे पास एक वॉच है उसमें एक वाउंड स्प्रिंग है, उसको अगर हम मून पे लेके जाते हैं, देन इट शोज नो चेंज इन टाइम, डज नॉट वर्क, रन स्लोली, या फिर
रन्स फास्टर। अगर हमारे पास यहाँ पे वाउंड स्प्रिंग की हमारे पास एक वॉच है, देखो ये हमारे पास जी पे डिपेंड नहीं करती है, जो हमारे पास इसका टाइम पीरियड होगा या फिर जो हमारे पास यहाँ पे टाइम अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक तरह से जी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, और मास हर जगह सेम रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, शो नो चेंज इन टाइम, कोई चेंज नहीं आएगा टाइम में, इट विल रिमेन द सेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास क्या पूछा गया था, द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ दिस, चार्ज हमारे पास देखा जाए तो कितना है, क्यू का वैल्यू देख लेते हैं, क्यू का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻⁻18 कूलम, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर यहां से हम इसको आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज हमने देख लिया, और कैपेसिटी कितनी गिवन है आपको यहाँ पे, कैपेसिटी आपको यहाँ पे गिवन है 100 माइक्रोफेरेड। 100 माइक्रोफेरेड मतलब यह आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें अगर हमने सोल्व करना है इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, देखो सी है क्यू है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा सी वी स्क्वायर यूज नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यूज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर मतलब आपका इसका स्क्वायर, तो 8 इंटू 10⁻⁻18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10⁻⁻ आपका -4 इंटू 2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा, देखो यहाँ पे ऊपर 64 बनेगा, 64 का अगर हाफ करोगे आप 32 बनेगा, 32 सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है, इसमें आपसे सिर्फ टॉर्क पूछा है, टॉर्क का फॉर्मूला आपने बताना था। तो जो टॉर्क हमारे पास यहाँ पे होता है, जो एक डायपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टॉर्क लगता है, इसका फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल टू आपका पी क्रॉस ई, मतलब पी ई साइन ऑफ थीटा हम इसको लिखते हैं। तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखता हूं तो पी क्रॉस ई इज द आंसर। टॉर्क ही पूछा था जस्ट आपसे, तो टॉर्क हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल वी इज गिवन बाय, आपको सी गिवन है, वी गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, हाफ सी वी स्क्वायर आता है, या फिर हम इसको लिखते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ऐसा कुछ, ठीक है। और या फिर हमारे पास एक तीसरा फॉर्म भी आता है जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे, अब देखो एक सी वी स्क्वायर हो गया, आपका सी क्यू स्क्वायर हो गया, बचा कौन हमारे पास यहाँ पे, क्यू और वी, तो यहाँ पे हाफ क्यू वी एक फॉर्मूला आता है, तो ये 3 फॉर्मूले आते हैं। अब इन 3 फॉर्मूले में से कौन सा ऑप्शन आपका आना चाहिए, देखो सी और वी आपको गिवन थे, तो आपका हाफ सी वी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप ध्यान से देखो तो हाफ वी स्क्वायर सी लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका हाफ सी वी स्क्वायर ही है। आप एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे हाफ क्यू वी है, इसमें आप क्या करो, क्यू की जगह सी वी पुट कर दो, तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा सी वी और इनटू में हमारे पास आ जाएगा वी, तो ये बन गया आपका हाफ सी वी स्क्वायर। इस तरह से भी आप फॉर्मूले डेवलप कर सकते हो, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होगा तो बाकी के दोनों फॉर्मूले आप निकाल लोगे, तो आंसर अभी के लिए आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को पास पास लेके आए, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको हम पास पास लेके आते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के पास पास लेके आओगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अगर ये आपस में पास पास आने के लिए रिपेल करेंगे तो हमारे पास आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और वही वर्क हमारे पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ज्यादा वर्क तो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। ज्यादा वर्क करना पड़ेगा पास लाने के लिए इनको, और उतना ही ज्यादा हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। एक हमारे पास यहाँ पे वायर है जिसका हमारे पास रेजिस्टेंस आर गिवन है, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे आर इज इक्वल टू आपका रो एल बाय ए। अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए रो तो सेम ही रहेगा, लेंथ और हमारे पास यहाँ पे रेडियस दोनों डबल हुई है, तो लेंथ को डबल करोगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एल,
और अगर मैं दूसरा पार्ट देखूं, एरिया, एरिया कैसे लिखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा रो इंटू में 2l डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा r/2 एक तरह से। तो जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, नया रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, पहले वाले रेजिस्टेंस का हाफ, तो रेजिस्टेंस तो होगा हाफ, ठीक है। और जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं, जब R इज इक्वल टू रो होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये सेम रहेगा, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल डिपेंडेंट आप इसको बोलते हो, मटेरियल डिपेंडेंट हम इसको बोलते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम। तो ऑप्शन नंबर बी ही बन रहा है यहाँ पे, जो आंसर में आ रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन एमीटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ वोल्टमीटर, अगर हम एमीटर को यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर, देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर। अगर हम यहाँ पे देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अ हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या फिर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, या फिर अ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। इनमें से हमने देखना है। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें पूछी गई हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक एमीटर को आपने यूज करना है किसकी जगह, वोल्ट मीटर की जगह, और देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर। अगर हम एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो एमीटर होता है, एमीटर कब बनाया जाता है, अगर हम एक वोल्ट मीटर और एमीटर को अगर बनाएं, तो हमारे पास जो एमीटर बनता है वो कैसे बनता है, एमीटर बनता है अगर गैल्वेनोमीटर में आप पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड करते हो, तो हमारे पास यहाँ पे एमीटर बन जाता है। अगर आप एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस आप यहाँ पे सीरीज में ऐड करते हो, तो हमारे पास वहां पे वोल्टमीटर बन जाता है। बट इसमें हमारे पास क्या करना है, हमने एमीटर के प्लेस में, सॉरी वोल्टमीटर के प्लेस पे हमने एमीटर यूज करना है। मतलब जहां पे पहले सर्किट में वोल्टमीटर लगा होगा, इसको देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमारे पास ना वोल्टमीटर लगा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाऊं, ऐसे एक सर्किट बना लेते हैं बस पहले, ये बैटरी बना ली, ऐसा कुछ, और हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बना लेते हैं, लो ये वोल्ट मीटर लगा रखा था हमने, ऐसा कुछ, ये बैटरी हो गई। हमने ये सर्किट बना रखा था पहले। अब हमने क्या करना है, इस वोल्ट मीटर को हटा के, इस वोल्ट मीटर को हटा के इसके प्लेस पे क्या लगाना है, एमीटर लगाना है, ठीक है। पहली चीज तो एमीटर हमारे पास सीरीज में लगता है। अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर को हटा के इसके प्लेस पे एमीटर लगाना है, तो हम इस एमीटर को, जो हमारे पास ये एमीटर हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे किस तरह से लगा सकते हैं। देखो जो एमीटर हमने लगाना है यहाँ पे, ठीक है, इस वोल्ट मीटर के प्लेस पे, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जो वोल्ट मीटर था, इसकी जगह अगर आप एमीटर को प्लेस कर देते हो, तो हमारे पास आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने इसको, देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें, या तो आप इसको वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करा रहे हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट सिंपल बोल रहे हो कि जो एमीटर हमने लगाया, तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा। इसके लिए तो हमें डायरेक्ट जो करना पड़ेगा ये होगा आपका एक लो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए तो सिर्फ ये कंडीशन आएगी, तो इसका आंसर ए बनेगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में क्लियर नहीं करा कि हमने वोल्ट मीटर को रिप्लेस करके एमीटर की जगह क्या लगाना है, एमीटर के साथ में क्या लगाना है, वो सब चीजें। तो इसका जो आंसर अभी के लिए आएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, जो सॉफ्ट आयरन होता है उसके पास लो रिटेंटिविटी होती है और लो कोर्सिविटी होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास होता है लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू, जो कोर है ट्रांसफॉर्मर की, उसको लेमिनेट हम क्यों करते हैं, किस लिए हम इसको लेमिनेट करते हैं। इसका रीजन होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे कोर है आयरन की, उसमें हमारे पास एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर हम उसको लेमिनेट नहीं करेंगे। तो मिनिमाइज टू लॉस, मतलब टू मिनिमाइज द लॉस, हमारे पास यहाँ पे आपका एडी करंट का जो लॉस होता है, एडी करंट की वजह से जो लॉस होते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर को लेमिनेट करते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड देख रहे हो वैक्यूम के अंदर, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, C इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर, यहां से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ये होता है हमारे पास, अगर वैक्यूम में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड देख रहे हो, तो ये फॉर्मूला आता है डायरेक्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन है यहाँ पे 1.33। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल्स टू आपका c बाय वी। हमने v निकालना तो v इज इक्वल्स टू c बाय n और n w आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे 1.33। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका ये 2.26 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर में। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिफ्रैक्शन लाइट वेव्स आर बेंड ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम बिकॉज इन द सेकंड मीडियम। देखो अगर हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अगर वो रेयर से डेंसर आ रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो उसकी बेंडिंग होने का रीजन क्या है, क्योंकि स्पीड हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। क्योंकि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट इस वजह से होती है। नेक्स्ट, सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ रेडिएशन। देखो जो सीवी रमन सर थे, उन्होंने जो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से डिस्कवरी करी है, जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे वो स्कैटरिंग से रिलेटेड था। आपने नाम भी सुना होगा रमन स्कैटरिंग का। तो रमन स्कैटरिंग, तो जो रमन इसमें नाम है, ये सर सीवी रमन की वजह से है। ठीक है, तो ये रमन स्कैटरिंग में इनका काम था। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्कैटरिंग के फील्ड में इन्होंने काम किया था। ठीक है जी, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोटोन हैज एनर्जी कैपिटल ई, वेलोसिटी सी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगा वेवलेंथ के लिए हमारे पास ना कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप फॉर्मूला देखें तो E इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा। अगर यहाँ से वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा एस सी बाई ई। बस इतना ही क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एस सी बाई ई, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे C गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसकी फॉर्म में अगर हम बनाएं अब फोटोन हैज एनर्जी E, अगर इसकी फॉर्म में भी बनाएं तो इसकी फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी का भी यूज करें यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए कैसे निकाल सकते हो आप इसको, तो यहाँ पे लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा, या फिर C की जगह आप फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिखोगे, तो वेवलेंथ से वेवलेंथ कट हो जाएगा, तो वो हमारे पास कोई भी केस यहाँ पे नहीं बनेगा। एस सच हमारे पास कोई भी केस नहीं बनेगा। तो अभी के लिए आंसर इसका क्या आएगा आपका एस सी बाई ई, क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूले में वेवलेंथ का होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं आप इसको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखो, फ्रीक्वेंसी रखना जरूरी नहीं है। हमारे पास इसमें से कुछ पार्ट भी यूज हो सकता है, एनर्जी और सी तो यूज हो ही रहे हैं। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस 225.8 मिनट, देन दी वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट, मतलब लैम्डा का वैल्यू निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू आपका 0.693 डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा। ठीक है, डीके कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा हमने निकालना है, तो आपका 693 कुछ ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका टी हाफ। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो 693 ऊपर आएगा पॉइंट में, डेसिमल में, और ये आएगा 225.8 मिनट। एक चीज हमें समझ में आ रही है कि आंसर मिनट इनवर्स में आ रहा है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, बट हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू सोल्व करने पे आती हैं ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाली आएंगी। तो 3.1 इंटू 10⁻³ मीटर, सॉरी मिनट इनवर्स, सॉरी मिनट इनवर्स इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना बस लास्ट में। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसमें वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है, कैसे सोल्व करना है, वो वाला पार्ट आप देख लेना लास्ट में, बस आपने कैलकुलेट करना है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर हमारे पास कौन सा पार्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए एज अ मॉडरेटर हमारे पास यहाँ पे जो चीज यूज करते हैं, देखो इसमें कैडमियम लिखा है, प्लूटोनियम लिखा है, यूरेनियम लिखा है, हैवी वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एज अ मॉडरेटर हम यहाँ पे क्या चीज यूज करते हैं, वेट। जी आइए, मॉडरेटर जो हमारे पास है इसमें हमारे पास हैवी वाटर यूज किया जाता है, मतलब ये आपका क्या होता है D2O, ये। तो आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। एज अ मॉडरेटर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर क्या यूज करते हैं हम,
हैवी वाटर D2O यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन इम्प्योरिटी इनटू सिलिकॉन प्रोड्यूसेस एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आपका कौन सा इंप्योरिटी एटम हमने ऐड करना है। देखो हमारे पास जो इंप्योरिटी यहाँ पे ऐड होती है वो आपकी पेंटावेलेंट टाइप होनी चाहिए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल लिख लेते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, या फिर आपका बिस्मिथ हो गया। तो ये एग्जांपल आते हैं, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हैं, इनमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए कौन सा ऐड करना पड़ेगा हमें, ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये। तो इसको आप ऐड करोगे तब जाके आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है जी, तो ये आपके क्वेश्चन जो थे ये थे एचपी टेट नवंबर में, आपका जो 9 नवंबर को एग्जाम हुआ है उसकी ये आंसर किए, और उसके हमारे पास क्वेश्चन थे फिजिक्स के पोर्शन के जो मैंने आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप इसका लेवल देखो तो हमारे पास बहुत ही कम लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार जो लेवल था क्वेश्चन का काफी ज्यादा था। ठीक है, इस बार थोड़ा सा इजी कर दिया गया है पेपर को। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था ये डायरेक्ट था, ये भी थ्योरी बेस्ड था, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट देखे गए। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।